है। जब मतदाता जागरूक होगा, उसे अपने मत की कीमत मालूम होगी, तो वो अपने मत का सदुपयोग करेगा और उसके मत के सदुपयोग से एक ऐसी सरकार या ऐसा जनप्रतिनिधि को चुनेगा जो आने वाले 5 साल तक उसकी बच्चों का भविष्य के निर्माण में सहायक होगा, क्षेत्र के विकास में सहायक होगा और साथ ही क्षेत्र के विकास के साथ साथ जब क्षेत्र का विकास होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। और जब एक मतदाता मजबूती के साथ सशक्त होकर बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लोभ के अपने मताधिकार का सशक्त से प्रयोग करेगा तो हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र भी सशक्त होगा। और जो मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग की जो हमारी कार्य प्रणाली है, हमारी जो ग्वालियर जिले में भी जो हमारी टीम है, काफी लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है यहाँ पर। साथ ही पूरे भारत के हमारे 28 राज्यों में कई जिलों में जहाँ पर मानवाधिकार हनन के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहाँ पर जन सुनवाई शिविर और जागरूकता शिविरों के माध्यम से आम आदमी को जागरूक किया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों के प्रति, उनके जो संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और हमारी जो टीम के सदस्य हैं और जो हमारा वकीलों का पैनल है वो जाके उनको न्याय दिलाता है। तो ये कार्य ग्वालियर में भी स्टार्ट हो चुका है और ये मजबूती के साथ हमारे जिलाध्यक्ष नायब मोबिया जी, हमारे प्रदेश सचिव जो है जग भगवान परमार जी, जो संभागीय अध्यक्ष है ग्वालियर, और हमारे मुरैना के हर्ष तोमर जी, हमारे अखिलेश जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदेश प्रभारी रामकृष्ण कटारे जी, एक बखूबी से बहुत ही मजबूती से इस कार्य को कर रहे हैं। तो एक सरल भाषा में जो यहाँ पे अभी उपस्थित है, जो भी हमारे क्षेत्रवासी उपस्थित है, तो एक सरल भाषा में मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग जहाँ पर आपको लगेगा कि हर तंत्र विफल है, वहाँ पर ये मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा। और किसी भी तरीके की पुलिस प्रशासन से संबंधित, पुलिस प्रताड़ना से संबंधित मामले कहीं भी अगर मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग को दिखते हैं तो उसके संबंध में आप हमारे प्रदेश की बॉडी से, हमारे जिले की बॉडी से, हमारे मोबिया जी है और हमने जो भी परिचय दिया, इन सबसे आप निसंकोच 24 घंटे में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे और 7 दिन कार्य करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अभी मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा था कि एक जागरूक मतदाता ही एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन के भेजता है और एक अच्छा जनप्रतिनिधि एक सशक्त राष्ट्र की मजबूती की नींव रखता है। तो आप अपने मताधिकारों के प्रति तो जागरूक हो ही, वो तो आपका भी लोकसभा चुनाव में साथ में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कार्य है हमारे पास बैठे हुए हैं, इनमें से भी अगर मैं पूछूंगा कि आपको कब लगता है कि आपके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी भी एक व्यक्ति बताएगा कि हमें कब लगता है कि आपको आपके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन ज्यादातर आदमी उसको सिस्टम का हिस्सा समझता है कि नहीं, ये तो प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, ये तो प्रक्रिया है। जैसे कि अगर आपके साथ कोई समस्या होती है, कहीं भी आपके साथ कोई भी आपके साथ अनहोनी होती है, जो कि आपके साथ कोई क्रिमिनल इंसिडेंट होता है और आप जब तक आप जनप्रतिनिधि से फोन नहीं करेंगे, आप जनप्रतिनिधि से, विधायक से, पार्षद से फोन नहीं करवाएंगे, किसी की एफआईआर हुई है? बिना फोन के एफआईआर होती है? बता दो एक भी किसी की हुई है? नहीं हुई है ना। तो यही हमें समझना है कि हमें सोर्स नहीं लगाना है। अगर हमारे को लगता है ना कि हमारे साथ कोई क्रिमिनल इंसिडेंट होता है तो हमें किसी से सोर्स नहीं लगाना है। हमें अच्छी बात है विधायक जी हमारी एफआईआर करा रहे, अच्छी बात है, पार्षद जी करवा रहे, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये हमारा कानूनी अधिकार है। अध्यक्ष आपकी एफआईआर नहीं लेते तो एक कानूनी जुर्म है, ये आपके अधिकारों का हनन है, आपको यही समझना है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग लेता है कि ऐसी कोई भी घटना आपके सामने आती है तो आप 24 घंटे 7 दिन हमारी टीम से संपर्क करें और हमारी टीम आपके साथ जाएगी, थाने में जाएगी, एसपी ऑफिस जाएगी, कलेक्टर जाएगी और आपको न्याय मिलके रहेगा। और सबसे
महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो एक व्यक्ति का पूरा जीवन है वो मानवीय जो जीवन है उसकी एक गरिमा होती है, उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, एक इंसान का जो जीवन है उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो मानव अधिकारों में सर्वप्रथम जो हमें मानव अधिकारों में जो हमें सर्वप्रथम जो हमें बताया गया है कि भाई एक व्यक्ति का जो मानवीय जीवन है वो बहुमूल्य है और उसको एक ऐसा जीवन गरिमापूर्ण जीवन मिले, उसे एक सम्मानपूर्वक जीवन मिले, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपके जीवन की रक्षा करना, आपको एक सम्मानपूर्वक जीवन आपको प्रदान करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके अधिकारों का शोषण होता है या आपके सम्मान के साथ कभी ठेस पहुंचती है, आपके मानव अधिकारों के साथ कभी ठेस पहुंचती है, तो वो सिस्टम की वजह से होती है। तो वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक भूल होती है, प्रशासनिक चूक होती है और आपका मानव अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना भी होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत देश के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आर्टिकल 21 के तहत सबसे पहले जो आपका मौलिक और मानव अधिकारों का आपका प्रमुख आयाम है तो वो आर्टिकल 21 के तहत आपको प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करना, आपको आर्टिकल 21 के तहत आपके जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। अगर आप बीमार होते हैं, आप अस्पताल में जाते हैं और अगर दवाइयां उपलब्ध नहीं है तो इसमें कोई आपको अस्पताल ये नहीं कहता, अस्पताल प्रबंधन ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सप्लाई नहीं आई। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको 24 घंटे एक सफल इलाज दें, आपको 24 घंटे डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हो, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध, ये आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा करना सरकार का अधिकार होता है। आपके मानव अधिकारों के साथ कभी ठेस पहुंचती है तो वो सिस्टम की वजह से होती है। तो वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक भूल होती है, प्रशासनिक चूक होती है और आपका मानव अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना भी होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत देश के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आर्टिकल 21 के तहत सबसे पहले जो आपका मौलिक और मानव अधिकारों का आपका प्रमुख आयाम है तो वो आर्टिकल 21 के तहत आपको प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करना, आपको आर्टिकल 21 के तहत आपके जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। अगर आप बीमार होते हैं, आप अस्पताल में जाते हैं और अगर दवाइयां उपलब्ध नहीं है तो इसमें कोई आपको अस्पताल ये नहीं कहता, अस्पताल प्रबंधन ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सप्लाई नहीं आई। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको 24 घंटे एक सफल इलाज दें, आपको 24 घंटे डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हो, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध, ये आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा करना सरकार का अधिकार होता है। सरकारें, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि सरकारें पूरी तरीके से अभी तत्परता से निभाती हैं, लेकिन हमारे ही समाज से निकले हुए लोग होते हैं जो अपने पदों पर पहुंचने के बाद अपने अधिकार, अपने पद का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं या पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी होती है, अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप जाएंगे तो आप देखते हैं कि आप अगर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी अस्पताल की आप लेके जाए तो आपको 24 घंटे आप जाएंगे तो भाई आपको कर्तव्य पर कभी कभी आपको देखने को मिलता है डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं है। आप कहीं जाते हैं, कलेक्ट्रेट जाते हैं, आपको लगता है कि आपके कर्तव्य पालन के लिए एसडीएम महोदय उपलब्ध नहीं है या कोई प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध नहीं है। आप अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि पटवारी उपलब्ध नहीं है जबकि उसकी ड्यूटी है, तो ये आप उसके अधिकार के साथ कह सकते हैं कि ये मेरा मानव अधिकार है कि आप इस समय 9 से 5 जो आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी टाइम में उपलब्ध रहे और आप मेरे कार्य को करेंगे। अगर नहीं करते हैं तब मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग में जाएं और हमारी टीम, फिर से मैं कहता हूँ 24 घंटे 7 दिन आपके साथ खड़ी रहेगी। और अभी जो मतदाता जागरूकता अभियान है, इसका जो उद्देश्य आप सभी को पता है। आप अभी जाएं और जहां आपको लगता है तो आप अपने किसी तरीके की कोई घटना आपको दिखती है कि कोई प्रत्याशी धन के बल के या अपने दबाव में लेके किसी से अपने पक्ष में मतदान के लिए कहता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं, है ना, जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हैं। तो अभी तो ये मतदाता जागरूकता रैली थी, उसके बाद हम हर वार्ड में मानव अधिकार जागरूकता
रैली निकालेंगे, मानव अधिकार जागरूकता कैंप लगाएंगे, जन सुनवाई शिविर लगाएंगे, जैसे कि हमने ग्वालियर में डीडी नगर में जन सुनवाई शिविर लगाए थे और हमने काफी जन सुनवाई शिविर देश के अन्य राज्यों में लगाए हैं। वहाँ आपकी हर तरीके की समस्या का समाधान, चाहे पुलिस प्रशासन से संबंधित समस्या हो, नगर निगम से संबंधित समस्या हो या किसी भी प्रशासनिक अमले से संबंधित समस्या हो, उसका निराकरण किया जाएगा। तो ये जो है चुनाव के बाद जब हमारी नई सरकार होगी, कोई भी अच्छी मजबूत सरकार आएगी, उसके बाद हम ये करेंगे और इसके लिए आप तैयार रहें। तब तक आप मानव अधिकार से जुड़े और जो हमारी टीम है उससे आप संपर्क करें और जो भी इनकी जुड़ने की प्रक्रिया होगी उसके तहत आप उनसे जुड़े। और अगर बाई चांस कोई नहीं भी जुड़ता है तब भी आप जुड़े ही हैं, आप इनका नंबर ले लें और 24 घंटे 7 दिन ये आपके लिए तत्परता से खड़े हैं। तो अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत देश का जो संविधान है वो अपने आप में परिपूर्ण है और भारत देश का संविधान हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक शक्ति प्रदान करता है। तो आप कभी किसी को, आप एक नागरिक के तौर पर कभी अपने आप को कमजोर न समझें, क्योंकि आपको मानव अधिकार और मौलिक अधिकार के तहत संविधान ने बहुत शक्तियां दी हैं। आप कभी भी किसी भी कहीं भी जाते हैं, कहीं प्रशासन के पास जाते हैं तो वहां पर आप इस तरीके से ना सोचें कि हम जिसके पास आए हैं उसका पद क्या है, उसका ओहदा क्या है और हम अगर वो आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप ये सोचें कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपको अधिकार संविधान ने दिया है। ये सरकार संविधान के आधार पर चलती है और संविधान के तहत हर नागरिक को वो अधिकार है जो देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर जो देश के जो भी प्रशासनिक अधिकारी को अधिकार है वही आपको है। जीवन जीने का अधिकार जो आपको है वही प्रशासनिक अधिकारी को, वही देश के प्रधानमंत्री को है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को आगे लेके चले और कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में मानव अधिकार हनन से संबंधित शिकायतें आ रही है, पुलिस प्रताड़ना से संबंधित शिकायतें आ रही है, पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है, सरकारी अस्पतालों में अगर आपको लगता है कि इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है, या जो आपका जो भी जिस भी सरकार ने बनाया, अभी चुनाव चढ़ा के बताऊंगा नहीं, जो भी आपका कार्ड बना के दिया हो, सरकारों ने दिया है, तो उस कार्ड में अगर आपको लगता है कि आपका इलाज नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कभी भी जो भी आपको सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उनमें कहीं भी विलंब होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सरकार सब अपनी योजनाएं समय पे लागू करती है, सब कुछ करती है। मजबूत सरकार है हमारे देश में, अभी बहुत अच्छा मजबूत काम कर रही है। लेकिन कहीं भी अगर हमारे तक वो नहीं पहुंच पाती है योजनाएं या किसी तरीके से हमारा हनन होता है तो हमारी जागरूकता के अभाव में होता है। तो ये और भी चीजें हैं स्कूलों से संबंधित। अगर अभी 25% का स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के तहत दाखिला होता है, अच्छे स्कूल जो खुले हैं उसमें गरीब बच्चों का 25% जो है उसके तहत भी आप ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत स्कूलों में भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई 25% के तहत ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो आपका दाखिला किया जाएगा। कोई अच्छे स्कूल है, ग्वालियर में भी अब दिल्ली की तरह बड़े बड़े स्कूल आ गए, उसमें 25% जो ईडब्ल्यूएस है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षित स्थान है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इसके साथ ही जो किसी भी तरीके से हमारे अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के भाई है, पिछड़े वर्ग के भाई है या सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से निर्धन भाई लोग हैं, उनके भी आरक्षण में कई विसंगतियां आती हैं। कहीं किसी भी तरीके का आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से एक केस हमारे पास आया था। ये एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान में 2019 की बात है, हमारे साथ एक कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, तो वो वहाँ पे राजस्थान में कालबेलिया समुदाय है तो उसके अंतर्गत वो अनुसूचित जनजाति के में आते थे। लेकिन ये विसंगति है कि हमारे देश में संविधान को इतने दिन लागू हो चुके हैं और उसके बाद भी जब वो वहाँ पर गए अपना सर्टिफिकेट बनवाने तो उनको सर्टिफिकेट कभी भी जो भी आपको सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उनमें कहीं भी विलंब होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सरकार सब अपनी योजनाएं समय पे लागू करती है, सब कुछ करती है। मजबूत सरकार है हमारे देश में, अभी बहुत अच्छा मजबूत काम कर रही है। लेकिन कहीं भी अगर हमारे तक वो नहीं पहुंच पाती है योजनाएं या किसी तरीके से हमारा हनन होता है तो हमारी जागरूकता के अभाव में होता है। तो ये और भी चीजें हैं स्कूलों से संबंधित। अगर अभी 25% का स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के तहत दाखिला होता है, अच्छे स्कूल जो खुले हैं उसमें गरीब बच्चों का 25% जो है उसके तहत भी आप ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत स्कूलों में भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई 25% के तहत ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो आपका दाखिला किया जाएगा। कोई अच्छे स्कूल है, ग्वालियर में भी अब दिल्ली की तरह बड़े बड़े स्कूल आ गए, उसमें 25% जो ईडब्ल्यूएस है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षित स्थान है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं।
इसके साथ ही जो किसी भी तरीके से हमारे अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के भाई है, पिछड़े वर्ग के भाई हैं या सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से निर्धन भाई लोग हैं, उनके भी आरक्षण में कई विसंगतियां आती हैं। कहीं किसी भी तरीके का आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से एक केस हमारे पास आया था। ये एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान में 2019 की बात है, हमारे साथ एक कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। तो वो वहाँ पे राजस्थान में कालबेलिया समुदाय है, तो उसके अंतर्गत वो अनुसूचित जनजाति के में आते थे। लेकिन ये विसंगति है कि हमारे देश में संविधान को इतने दिन लागू हो चुके हैं और उसके बाद भी जब वो वहाँ पर गए अपना सर्टिफिकेट बनवाने तो उनको सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया। वहाँ पे जो भी प्रशासन के लोग होंगे कि आपका सर्टिफिकेट इसके तहत नहीं बनता है, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारी टीम के साथ संपर्क किया, मेयर से संपर्क किया, हमारी टीम ने मेयर से संपर्क किया। हमने कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया, सामाजिक न्याय मंत्रालय में जो उनकी जाति थी उस जाति के तहत उनको आरक्षण दिया गया था, वो एसटी में आते थे, कालबेलिया समुदाय दिया गया था, लेकिन वहां से कलेक्टेड ऑफिस से नहीं मिल पा रहा था। जब मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग ने एक्शन लिया, कलेक्टर साहब को निर्देशित किया, तो उनके साथ उनके समाज के तकरीबन 10,000 लोगों को, कालबेलिया समुदाय के लोगों को सर्टिफिकेट इशू किए गए। तो ये इस तरीके से और भी मामले हैं। कभी जो हमारे फौजी भाई हैं उनसे संबंधित भी हमारे पास मामले आते हैं। कहीं जैसे हमारे इतने लोग खड़े हैं, इनमें से अगर किसी के भी रिश्तेदार परिवार के या वो खुद भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी रिटायर्ड पर्सन हो, उनकी कोई भी समस्या आती है ना, उनकी पेंशन से संबंधित, फंड से संबंधित, तो उसके संबंध में भी आप टीम से संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित ही मैं एक और आपके साथ मुद्दा शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान में सुनिए ऐसे ही एक हमारे पास कोटपुतली में राजस्थान में मैटर आया था। इसमें क्या था कि एक बीएसएफ में कोई जवान थे, कुक ट्रेड में थे और वो अपने शहीद हो गए, उनको हार्ट अटैक आया था तो वो शहीद हो गए थे। लेकिन क्या उनके कमांडेंट से कोई बातचीत नहीं बनती थी उनकी, तो उसने अपने मतलब ईर्षा के भाव से रखे उनको शहीद घोषित नहीं किया। बोला कि ये ड्यूटी पे नहीं थे और ये अपने डेड करेंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे। वो हमारी विधवा महिला बहुत ही गरीब थी, उनके पास जो झोपड़ी में रहते थे वो लोग, क्योंकि वो एक ही परिवार में कमाने वाला शख्स था और उसके घर में 10 लोग थे, उसके पे आश्रित थे। तो वो बेचारे सड़क पे आ गए थे, गाँव में भी उनके पास कोई जमीन नहीं थी। जब वो हमारे पास महिला आई, कई जगह गई, आर्मी जो बीएसएफ के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे गई, तो वहाँ से भी जब नीचे अफसर ने लिख के दे दिया कि ये शहीद नहीं हुआ, ये ड्यूटी पे नहीं था, तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो हमारे पास आई, हम राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड गए, वहाँ से हमने उसके फंड के लिए सिफारिश की। तो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड ने भी यही मुद्दा उठाया कि आप जो है इनका बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट जो है शहीद होने का प्रमाण पत्र है वो आप हमें दिलवा दें, तो हम इनको 1 करोड़ की सहायता राशि राज्य सरकार से दे देंगे। और जब हमने कमांडेंट संपर्क किया, कमांडेंट ने भी हमें ऐसे वही बहाना दिया। फिर उस समय डीजी थे अष्टाना जी, मैंने अष्टाना जी से संपर्क किया, हमने अष्टाना जी को हमने पत्र व्यवहार किया उनसे, तो उसके बाद निर्देशित किया, अष्टाना जी ने निर्देशित किया कमांडेंट को, कमांडेंट ने उसे बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट लगाया और उस शहीद की विधवा को 5.5 साल के बाद 1.5 करोड़ की धनराशि मानव अधिकार आयोग ने दिलवाई। तो इसी तरीके से एक और मैं आपके साथ वाक्य शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी पुलिस प्रताड़ना से संबंधित एक हमारे पास मामला आया था गाजियाबाद में। तो उसमें जो प्रताड़ित व्यक्ति था उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करके उसे 307 के केस में जेल में भेज दिया गया था, जबकि वो प्रताड़ित था। इस संबंध में भी वो हमारे पास आए और हमने 24 घंटे के अंदर हमने उस व्यक्ति को जमानत दिलवाई। मानव अधिकार आयोग ने इन्वेस्टिगेशन करवाई दोबारा से, उसके आधार पर उनको जमानत मिली और जो निर्दोष व्यक्ति था वो जेल से बाहर आया और जो दोषी थे वो 7 दिन के अंदर, हमारी कार्रवाई के 7 दिन के अंदर वो अपनी सलाखों में पीछे चले गए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब मानव अधिकार के पास आए, अपने अधिकारों को समझा तो उनको न्याय मिला। तो आप लोग भी
आपसे अनुरोध है कि आप लोग को कहीं भी लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप कभी भी डरे नहीं, जिसके लिए ये ना सोचें कि जो अधिकारों का जो भी व्यक्ति है जिसकी कारण आपका अधिकारों का हनन हो रहा है उसका रसूख क्या है, वो रसूखदार है या प्रशासन में बड़े पद पे है या उच्च पद पे है या कोई पुलिस प्रशासन का बड़ा अधिकारी है, ऐसा ना सोचें। आप सबसे बड़े हैं क्योंकि संविधान ने आपको ताकत दी है और संविधान की जो ताकत से आप भारत के स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो आपके पास अब उन अधिकारों के तहत आप किसी से कम नहीं है और हमेशा अपने अधिकारों के प्रति लड़ें और अपने आसपास किसी भी तरीके की मानवाधिकार हनन की संबंध में शिकायत आती है उसके संबंध में आप संपर्क करें हमारी टीम से। तो आप सभी लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो मतदान की हमारी तिथि है ग्वालियर में उसमें ज्यादा से ज्यादा आएं और मतदान करें और मतदान के लिए घरों से बाहर निकलें। आपका ज्यादा से ज्यादा मतदान एक मजबूत व्यक्ति को, एक बहुमत की सरकार को लेके आएगा, क्योंकि बहुमत की सरकारें ही एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा 70 सालों में। तो बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।